हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, राइट, विच डील्स विद पनिशमेंट। तो आज हम पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बीएनएस के अंदर, जो चैप्टर सेक्शन 4 से 13 सेक्शंस तक पूरा चैप्टर है, कंप्लीट होता है, राइट। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जब हम पनिशमेंट और बीएनएस के अंदर पनिशमेंट की बात करते हैं, सो जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 4 में काइंड्स बताता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ गिवन इन बीएनएस। गाइज, आपको पनिशमेंट को समझने से पहले आपको उसके पीछे की जो पनिशमेंट की थ्योरीज हैं वो समझनी पड़ेंगी। कितना इंपॉर्टेंट है वो थ्योरीज, पीटी पेपर प्रिलिमिनरी पेपर में पूछता है कि हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सो देर आर 5 थ्योरीज हैं पनिशमेंट की, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ अ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या कहती है? जो रिवेंज थ्योरी होती है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचा दी तो रिवेंज होता था कि आपने ये किया मैं भी वो करूँगा, ठीक है। जो आई टू आई वाला ना, कि आपने मेरी आँख फोड़ी है तो वो भी मेरी आँख फोड़ेगा, या आपने किसी का हाथ तोड़ दिया तो वो भी वापस से मेरा हाथ तोड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड अ रिवेंज थ्योरी, जो एक दूसरे के साथ लिया जाता है, तो इसको बोलते थे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ठीक है। नंबर 2 जो थ्योरीज थी वो थी डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट, उसका पर्पस क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था उस थ्योरी का? डिटरेंट थ्योरी का ये होता था कि किसी एक्यूज को जब पनिश करती थी, पनिश किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था एक्यूज को, तो इसलिए दिया जाता है कि उसका जो ऑब्जेक्ट था कि कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाए उसके अंदर, ना डर बैठाया जाता है, डर पैदा किया जाता है, जिससे कि वो इन फ्यूचर कोई भी उस तरह का एक्ट विच इज़ कॉन्ट्ररी लॉ और विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ना करे, ठीक है। नंबर 3 जो थ्योरीज थी पनिशमेंट की, दैट इज़ एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी के अंदर क्या होता था? जो एंशियंट थ्योरीज थी बेसिकली, जैसे मनु के जो प्रिंसिपल्स थे, मनु की जो फिलॉसफी थी कि शुद्धिकरण का जो एक प्यूरिफिकेशन का जो एक प्रोसेस होता था, कि एक्यूज को इसलिए पनिश किया जाता था कि वो प्यूरिफाइड हो गया है, मतलब आप उसका शुद्धिकरण हो गया है, ठीक है, इसलिए जिससे वो उसको बोलते थे। और ये बेसिकली मनु की फ़िलॉसफी, जो मनु थे उन्हीं के फ़िलॉसफी और उन्हीं के प्रिंसिपल से रिलेट होती थी ये वाली थ्योरी, एक्सपिएटरी थ्योरी, ठीक है। नंबर 4 जो थ्योरी थी, प्रिवेंटिव नेचर की थ्योरी थी। प्रिवेंटिव ये था कि एक्यूज़ को ऐसा कर दो कि वो आगे ऑफेंस ही ना कर पाए ना। अगर एक्यूज़ ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, चोरी कर ली, तो उसका हाथ ही काट दिया, जिससे वो प्रिवेंट हो गया एक तरह से। लेकिन ये लेटर ऑन, मतलब आगे चल के जैसे जैसे मॉडर्न हो ये चीज़ें, तो अब जैसे एक कंसेप्ट है प्रिवेंट करने का, तो आपके टाइम में अगर कोई एक्यूज़ ऑफेंस ना करे, कोई एक्ट ऐसा ना करे जो कॉन्ट्ररी लॉ हो या फिर अगेंस्ट द लॉ हो, उसके लिए हम पहले ही उससे इस तरह के बॉन्ड भरवा ले, श्योरिटीज़ ले ली जाती है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो, जिससे वो ऑफेंस प्रिवेंट कर दिया जाता है, उससे श्योरिटीज़ को ले लिया जाता है, और वो प्रिवेंट नेचर का होता है कि जिससे वो ऑफेंस ना करे। नंबर 5 थ्योरीज जो है, जिसके ऊपर पूरा इंडियन जुडिशरी सिस्टम भी काम करता है, दैट इज़ अ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब रिफॉर्म करना या उस किसी को ना रिहेबिलिटेट करना ना, एक्यूज़ को पनिशमेंट दिया गया, फिर वो जब जेल से निकल के आया तो उसके रिहैब के लिए कुछ एक्ट किए जा रहे हैं, बेसिकली क्या था, उसको रिफॉर्म, एक इसलिए जेल में डाला गया कि वो रिफॉर्म अपने आप में कुछ सुधार करे, और एक अच्छा वहाँ से निकलने के बाद, जेल से आने के बाद, वो एक अच्छा एक वाइज मैन बन के निकले और वो सोसाइटी को सर्व करे, ठीक है। सो देर आर 5 थ्योरीज है, मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 इज़ अ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, नंबर 2 इज़ अ डिटरेंट थ्योरी, नंबर 3 इज़ अ एक्सपिएटरी थ्योरी, नंबर 4 इज़ अ प्रिवेंटिव थ्योरी, नंबर 5 इज़ अ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। नाउ अब हम सेक्शन देखते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो इसके अंदर दिए हुए हैं गाइज, अभी पहले जब पुराने आईपीसी में 5 टाइप के पनिशमेंट होते थे, अभी करंट में 6 टाइप के पनिशमेंट हैं। नंबर 1 क्या है? डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु दंड देना किसी को। देखो, डेथ सेंटेंस के ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस फाइल हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि या डेथ सेंटेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेथ सेंटेंस हर एक कंडीशन में दिया जाना चाहिए कि नहीं, मतलब जो बड़े ऑफेंसेज हैं उनमें हर एक कंडीशन में किसी अक्यूज़ को मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए कि नहीं। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद केसेस फाइल हुए, तो एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4/1 के रेशियो से ये बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, आप डेथ सेंटेंस दे सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21, इवन फिर बाद में वो लेटर ऑन 14 भी उन्होंने इंक्लूड किया था। तो ये 14, 19, 21 का, जिसको हम ट्रिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या ट्रिनिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और एक प्रिंसिपल सेट किया कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर
केसेस के अंदर ही दिया जाएगा, ठीक है। सो डेथ सेंटेंस हो गया। दूसरा पनिशमेंट आपका देखोगे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ मतलब उम्र कैद की सज़ा। अब इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज हुए काफ़ी बार कि क्या उम्र कैद की सज़ा 14 ईयर्स होती है या 20 ईयर्स होती है। तो नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी सारे कोर्ट ने ये बार बोला है कि उम्र कैद की सज़ा मतलब टिल इज़ लास्ट ब्रेथ, मतलब उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा, ठीक है। मतलब जितना भी उसका रिमाइंडर लाइफ है, नेचुरल लाइफ, वो जेल के अंदर काटेगा। दैट इज़ अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, ठीक है। सी जो है इम्प्रिजनमेंट विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली इम्प्रिजन, एक हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ और दूसरा है इम्प्रिजनमेंट जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तो रिगरस इम्प्रिजन कोई आपने बड़ा ऑफेंस, कोई मतलब बहुत ऐसा एक्ट किया है, कोई ब्रूटल एक्ट है आपका, इतना एट्रोसिटीज़ किया है आपने, तो उस कंडीशन में रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आपको जेल के अंदर एक लेबर की तरह काम कराया जाता है, हार्ड लेबर, या आपको वुड कटिंग कराई जाती है, या वहाँ पे आपसे फार्मिंग कराई जा रही है। तो ऑल दीज जितने भी ये काम होते हैं इस तरह के, वो जेल के अंदर कराए जाते हैं, और दैट इज़ अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वेदर कि वो अगर कोई वॉलेंटरली मतलब खुद से करना चाहे तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। सो बेसिकली देखो, प्रिजनर भी होते हैं ना, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, एक कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं। अंडर ट्रायल मतलब जिसका ट्रायल चल रहा है, वो कुछ दिन के लिए जेल में गया है, तो उससे तो नहीं कराया जाएगा ना रिगरस इम्प्रिजन वाला काम। या फिर कोई जो कन्विक्टेड इम्प्रिजनमेंट है, जिसको कन्विक्ट कर दिया किसी ऑफेंस के अंदर, तो वो जाके उससे लेबर जो काम वाला कराया जाएगा। सिंपल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, सिंपली वो रह रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सी, जो 3 टाइप के पनिशमेंट। नंबर 4 है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। समझिए, संपत्ति की जब्त या उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके अपने पास रख लिया जाए एक्यूज की, ठीक है। नंबर 5 है फाइन। फाइन लगा दिया, उसके ऊपर जुर्माना इम्पोज कर दिया। वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, या हर एक ऑफेंस में कितना कितना ऑफेंस जुर्माना लगाएगी कोर्ट, ये इट इज़ अप टू द कोर्ट, ठीक है। एंड द लास्ट जो नए BNS में इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस, अब जज साहब बोलेंगे ठीक है आप जाइए कम्युनिटी सर्विस कीजिए, या आप जाके कहीं 100 पेड़ लगा दीजिए, या इस तरह का कुछ भी जो कम्युनिटी सर्विस के नाम पे हो सकता है। अनपेड सर्विस होती है जो एक्यूज़ करेगा जाके सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन नंबर 4, 6 टाइप के पनिशमेंट है। एंड सेक्शन नंबर 5 जो कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कोई एक्यूज़ को सज़ा दे दी गई है, तो उसकी जो सज़ा है, उसका जो जो सज़ा है उसको कम्यूट कर सकती है। कौन कम्यूट करेगी? उसको दंडादेश का लघुकरण, मतलब कम्यूट करना, उसको शॉर्ट कर सकती है। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है किसी को ज़िंदगी भर के लिए, उसको 20 ईयर्स कर सकती है, 14 ईयर्स कर सकती है, ठीक है। इस तरह के कम्यूट करने की पावर्स किसके पास है? तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ना, या फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट। जो आप आई एम लिविंग इन उत्तराखंड स्टेट, तो उत्तराखंड की सरकार हो गई या फिर भारत सरकार हो गई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जहाँ भी वो एक्यूज होगा उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकती है। मैं रिसेंट एग्जांपल दूँ तो अभी बिल्किस बानो का जो केस हुआ था, आप देखोगे बिल्किस बानो के साथ जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ था गुजरात के अंदर। और तो अभी उनके रिसेंटली जितने भी एक्यूज थे, उनको गवर्नमेंट ने उनकी सज़ा को कम करके उनको रिलीज़ कर दिया था। तो वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीज़ें गया मैटर, फिर बाहर से उनको बोला कि आप सरेंडर करो, ठीक है। तो ये रिसेंट एग्जांपल हो गया कम्यूटेशन। तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है कम्यूट किसी भी एक्यूज़ की सज़ा को बिना उसकी कंसेंट लिए, ठीक है। कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर द संहिता टू एनी अदर इम्प्रिजनमेंट अकॉर्डेंस विद द, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं किसके अकॉर्डेंस में करा जाएगा वो 474 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब CRPC में उसका प्रोविज़न होगा, उसके हिसाब से उसकी सज़ा को कम्यूट किया जाएगा। जहाँ पे वो मर्सी पिटिशन का कुछ है, आई थिंक आप देख लेना, जो नया वाला BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज़ CRPC में, उसको यहाँ पर रेफ़र किया गया। तो उसके सेक्शन को 474 वहाँ पे जो प्रोविज़न होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो सज़ा है एक्यूज़ की, उसको कम्यूट कर दिया जाएगा, लघुकरण कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कौन सी सरकार है वो कम्यूट करेंगी, तो मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 देखते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जब फ्रैक्शन किया जाएगा ना पनिशमेंट की टर्म का, मतलब तो वो कितना होगा, कैसे फ्रैक्शन, मतलब कैसे कैलकुलेट की जाएगी जो पनिशमेंट की टर्म है, पनिशमेंट कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेगी। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ शैल बी रिकॉन एज इक्विवेलेंट। अगर किसी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ का जो पनिशमेंट है उसका जो फ्रैक्शन किया जाएगा वो कितना ईयर मान के किया जाएगा, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ शैल बी रिकॉन
एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब 20 साल क्या मान के ही 20 साल वो जो मान के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना मान के कैलकुलेट किया जाएगा, 20 ईयर्स मान के ही कैलकुलेट किया जाएगा, अनलेस अदरवाइज कहीं और भी प्रोविजन किया हुआ है वो उसका अलग हो गया। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि 20 साल मान के ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, छोटा सा सेक्शन है, कुछ इसमें है नहीं, बस ये प्री में पूछ लेता है कि कितना फ्रैक्शन जो किया जाएगा वो कितनी ईयर मान के किया जाएगा। ठीक है, 20 ईयर्स तक। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है कि सेंटेंस में भी होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। तो किसी एक्यूज को अगर कोई जज साहब पनिशमेंट दे रहे हैं, इन एवरी केसेस विच इज एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ईदर, वो क्या हो सकता है, कोई जज साहब किसी एक्यूज को पनिशमेंट दे रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट, कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, वो जो भी कोर्ट होगा वो कॉम्पिटेंट होगा उस पनिशमेंट देने के लिए, विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू, और उसे डायरेक्ट भी किया जाएगा ऑफेंडर को, दैट द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी, या तो वो उसका जो इम्प्रिजनमेंट है, जैसे आप किसी एक्यूज़ को आप 6 महीने की सज़ा दे दी जैसा आपने, तो उसका जो बोल सकते हैं कि ये होली रिग्रेस है। रिग्रेस मतलब कितना कि वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब होली सारा का सारा आप देखोगे कि वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जेल में जाके वो लेबर का काम कर रहा है। और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल हो सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं जैसा कि ठीक है ये सिंपल साधारण कारावास इसको हम दे रहे हैं। और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड द रेस्ट सिंपल, मतलब शैल बी पूरा का पूरा होली रिग्रेस हो सकता है और होली आपका सिंपल हो सकता है, या फिर आपका सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड रेस्ट ऑफ द सिंपल, मतलब कुछ पार्ट उसका रिग्रेस हो सकता है, कुछ पार्ट सिंपल हो सकता है, इस तरह का ये है सारा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 जो होली और पार्टली की बात करता है, मतलब सारा या पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में आप रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 8। सेक्शन 8 जब आप देखोगे गाइस तो बेसिकली इसमें आप देखोगे तो 2 सेक्शंस एड ऑन किए गए हैं प्रीवियस वाले आईपीसी से। ठीक है, एक तो है अमाउंट ऑफ फाइन, ये एक स्पेसिफिक सेक्शन था सेक्शन 63 आईपीसी का, और यहाँ पे इन्होंने 2 को कंबाइन किया है, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब अमाउंट ऑफ फाइन मतलब कितना जुर्माना होगा, कितने रुपए का जुर्माना होगा, और लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, अगर एक्यूज के ऊपर कोई अमाउंट लगाया गया, कोई फाइन इम्पोज किया गया कोर्ट के द्वारा, वो अगर पे नहीं करता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या बनेगी, मतलब उसके ऊपर क्या चीज़ें होंगी फिर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, मतलब जहाँ पे ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया है बाय द लॉ मेकर अथॉरिटीज़, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, उसके द्वारा ये जो प्रोविज़न बनाया गया है, किसी प्रोविज़न में नहीं लिखा गया है कि इसका कितना अमाउंट होगा या इसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, वो कितना जा सकता है, मतलब वो कितना हो सकेगा, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल, उस जो जुर्माने की रकम है वो कितना हो सकती है, ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो सकती है, बट उन्होंने फिर एक क्लोज एड ऑन किया, बट सेल नॉट बी एक्सेसिव, मतलब इतना एक्सेसिव नहीं होगा बट अनलिमिटेड हो सकता है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, या कोर्ट का डिस्क्रिएशन है कि वो कितना, अब वो वैल्यू देख रहा है ना, किसी ने चोरी करी, कितने रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है जो चुराई गई है, उसके हिसाब से वो जज साहब अपना डिस्क्रिएशन या लगा के वो आपका जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो इम्पोज कर देंगे उसके। ठीक है, उसके बाद इसका देखो 8 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट के साथ पनिशमेंट एज वेल एज फाइन, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया, सजा भी दी गई, उसे फाइन भी दो, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू द फाइन वेदर विद विदाउट इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो वो कितना हो सकेगा, या तो वो इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन देगा, या फिर आपका ऑफेंडर इज सेंटेंस या तो ओनली फाइन दे सकता है, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, मतलब विदाउट इम्प्रिजनमेंट भी फाइन दे सकता है, उससे उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखोगे आप इसका बी क्लोज है, पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन विद फाइन ओनली विद फाइन के साथ कर सकते हैं, या इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस ऑन टू अ फाइन। सो जो कारावास जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडित होगा, तो यहाँ पे ये आप देखोगे कि खाली वो फाइन भी दे सकता है, या फिर वो विद फाइन देगा, इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। ठीक है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस हैज सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट, मतलब ये कोर्ट तो कॉम्पिटेंट होगा जो उसे पनिश कर रहा है, एंड द ऑफेंडर को डायरेक्ट भी करेगा
डायरेक्शन भी देगा द सेंटेंस दैट इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है जो इम्पोज किया है उसके ऊपर फाइन, द ऑफेंडर सेल सफ़र इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टन टर्म, तो ऑफेंडर क्या करेगा, सफ़र करेगा, मतलब उसे इम्प्रिजनमेंट उसका एक्सटेंड कर सकती है कोर्ट, या कुछ टाइम उसका बढ़ा सकती है, ये तो वो उस कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टन टर्म इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट विच हे मे हैव बीन सेंटेंस और विच हे मे बी लाइबल अंडर द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वो इतना कि आप देखोगी कि वो कोर्ट डिस्क्री अगर डिफ़ॉल्ट पेमेंट फाइन करता है तो फिर वो एक्यूज सफ़र करेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टन टाइम के लिए, एंड विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी एक्सेस, बढ़ा सकता है ना, एक्सेस हो सकता है ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, किसी दूसरे इम्प्रिजनमेंट की तरह उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि अतिरिक्त होगा जिसके लिए दंडादेश होगा जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय होगा, मतलब कि ऐसा कि वो उसका कम्यूटेशन करा गया है तो उसके ऊपर भी वो आपका पनिशमेंट भुगतेगा, ठीक है। नंबर सबसेक्शन इसका 3 देखोगे, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट, जो कौन सी टर्म, जो कितना समय कोर्ट डायरेक्ट करेगा ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन सेल नॉट एक्सीड 1 मंथ 1/4, ठीक है। अब किसी का तो जो अब सपोज करो किसी ने एक्यूज़ को सज़ा दे दी, उसने जज साहब ने 1 महीने की सज़ा दे दी फॉर द एग्जांपल, और उसमें उसमें जुर्माना भी है, तो जुर्माना वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब वो फ़ाइन इम्पोज नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी सज़ा को उसकी सज़ा का मतलब उसकी सज़ा का 1/4 और बढ़ा देगी उसकी सज़ा का ना, कि ठीक है आप इतना टाइम और जेल में बिताओ, 1/4 याद रखना, मतलब सॉरी फाइन सेल नॉट एक्सीड 1/4 से ज़्यादा वो उसकी टर्म को नहीं एक्सीड करेगी, ठीक है। सो विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, इफ एक महीने का दिया है तो उसका 1/4 और निकाल के लगा लो, 1/4 टाइम और उसे काटेगा वो जेल के अंदर, ठीक है। द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, ठीक है। नंबर 4 क्या कहता है, 1/4 आप हाईलाइट कर लेना, द फॉर नंबर 4 जो इसका सबसेक्शन है, इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज द डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, कितना इम्प्रिजन इम्पोज करेगी कोर्ट डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन करने में की कंडीशन में, डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन कर रहा है एक्यूज, या फिर डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, तो मे बी एनी डिस्क्रिप्शन विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस, तो जिस उस ऑफेंस के लिए कितना सेंटेंस है वो उसको ग्रांट कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, अगर एक्यूज क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन कर रहा है या फिर डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस ऑफेंस का पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा उसे, ठीक है। सबसेक्शन 5 देखोगे, इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद द फाइन, अगर जो अपराध है वो पनिशेबल है फाइन और कम्युनिटी सर्विस से, 2 चीज़ें, मतलब यहाँ पे उन्होंने सज़ा नहीं दी, बस उसके ऊपर फ़ाइन लगाया हुआ है, सज़ा का जो प्रावधान है फ़ाइन है और कम्युनिटी सर्विस है। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन और डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी सर्विस सेल बी सिंपल, तो इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट उनको भेज सकती है, जहाँ क्या कंडीशन है, जहाँ पे कोर्ट खाली जो ऑफेंस है उसका सज़ा क्या है, फ़ाइन है या फिर कम्युनिटी सर्विस है, अगर वो नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन कर रहा है या डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ सर्विस कर रहा है, कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो सेल बी सिंपल होगा, ठीक है। एंड द टर्म विच द कोर्ट डायरेक्ट्स, और कोर्ट डायरेक्ट भी करेगा उस टाइम के लिए, द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन और डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी सर्विस सेल नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उन्होंने क्लॉजेस दिए हुए हैं, 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000, तो 2 महीने होगा जब जो अमाउंट है फ़ाइन का वो कितना है, 5,000 से कम है, ठीक है। 4 month होगा जब वो अमाउंट है वो कितना है, 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 1 year होगा इन अदर केसेस, ठीक है। और ये पूरा सेक्शन है, और देखो इसमें आगे भी एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन सेल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज़ ईदर पेड, तो जो इम्प्रिजनमेंट है उसका, जो उसके ऊपर कोर्ट ने इम्पोज किया है, अगर वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ जो फ़ाइन नहीं दे रहा था एक्यूज़, अगर वो पे कर देता है तो जो उसका इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसका एक बी क्लॉज भी है, इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स द डिफ़ॉल्ट पेमेंट सच प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन बी पेड और लिवाइड, मतलब कुछ पार्ट में कि कुछ पार्ट में वो पे करता है, ठीक है।
कुछ पार्ट दे दिया उसका फाइन का थोड़ा, तो उसकी सज़ा हो गई कम, या फिर उस तरह से है पूरा टर्मिनेट हो जाएगी। ये पूरा पूरा सेक्शन है, मतलब काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये, सेक्शन 8, जहाँ पे अमाउंट ऑफ फाइन और लाइबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन की बात करी गई है, ठीक है। और देखो सेक्शन 9 आप जब देखोगे तो गाइस, जब भी आप पढ़ते हो तो मैं एग्जांपल रीड नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल आप पढ़ लेना। सेक्शन 9 जो आप देखोगे, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, लिमिट की बात करा गया है, ये पनिशमेंट की लिमिट। देखो इस कंडीशन दी गई है, वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, मतलब कोई इस तरह का ऑफेंस किया गया है जो छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे ऑफेंस को कमिट करके किया गया है, तो वो हर एक ईच पार्ट के लिए तो अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगा ना। अगर कोई ऑफेंस है, अपराध है, वो छोटे छोटे ऑफेंसेस को करके कंप्लीट हुआ है, या छोटे छोटे एक्ट को करके कंप्लीट हुआ है, तो ईच एक्ट या ईच ऑफेंसेस के लिए उसको अलग अलग पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये उसी की बात करता है कि उसके लिए बस एक ही जो ऑफेंस, फाइनल ऑफेंस जो कमिट हुआ है, उसके लिए उसे सज़ा दी जाएगी। आप इसका जब वो देखोगे गाइस, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसे एग्जाम्पल पढ़ लेना कि क्या एक ए नाम का पर्सन है जो किसी को मतलब 40 से 50 बार लाठी से मारता है, 40 या 50 बार उसने लाठी से मारा, तो वो एक एक काउंट करोगे तो 40 बार लाठी उसने चलाई, तो एक एक लाठी के लिए उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा ना। वो तो जनरली क्या बीट कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है, ग्रेवियस हर्ट कर रहा है उसको, तो हर एक अब अलग अलग लाठी के लिए अलग अलग ग्रेवियस हर्ट का पनिशमेंट सबका एक कंबाइंड होगा, मतलब एक ऑफेंसेस, सेवरल ऑफेंसेस के लिए एक ही बार उसको पनिश किया जाएगा। तो ये उसी की बात करता है पूरा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 9 इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला है नहीं, आप एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। सेक्शन 10 जो है गाइस, इसका सेक्शन 10 वो क्या कहता है कि देखो, पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, अगर कोई एक्यूज है उसको पनिशमेंट किया गया है, मतलब वो एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में गिल्टी है, जजमेंट स्टैटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, लेकिन जजमेंट में क्या है, ये डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए उसको वो जजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, मतलब एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, जजमेंट में स्पेसिफाइड किया गया, बट दैट इट इज़ डाउटफुल, यहाँ पे याद रखना, डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी, ये डाउटफुल है कि वो कौन से ऑफेंस में गिल्टी है। The offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. तो सबसे लोएस्ट होगा, और बेसिकली अगर इस कंडीशन में है तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाएगा एक्यूज को यहाँ पे पनिशमेंट में, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर वो फ़ायदा बना सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन से ऑफेंस के लिए उसको पनिश किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल ही जाएगा उसको, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन 10 हो गया। सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और प्री में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। सो बेसिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, मैं आपको एक एकदम साधारण भाषा में बताऊँ तो एक ऐसी कन्फाइंड कर देना एक्यूज़ को, बिल्कुल आइसोलेट करके फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब इस एक्यूज़ को मतलब कुछ दिन के लिए वो है बिल्कुल आइसोलेट करके जेल में डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया, जहाँ पे वो आउटसाइड की बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है उसको, ठीक है, बाहर की दुनिया से या बाहर के जेल से, जो भी वो जेल कैंपस होगा उसमें एक काल कोठरी में उसको बंद कर दिया। दैट इज़ अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। whenever any person is convicted of any offense for which under this संहिता the court has power, कोर्ट के पास पावर है, सेंटेंस टू हिम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब एक तरह का वो क्या हो गया, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है उसको। द कोर्ट में बाई एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, द कोर्ट में बाई इट इज सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी कैप्ट इन अ सॉलिटरी कहाँ रखा जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, फॉर द पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, मतलब कुछ कुछ पोर्शन में, पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल अकॉर्डिंग द फॉलोइंग स्केल नेमली। तो उन्होंने स्केल दिया हुआ है किस किस कैसे कैसे करके वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month, 1 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। किस इम्प्रिजनमेंट सेल नॉट एक्सीड, अगर 6 महीने का दिया उसे इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 1 month का होगा। अगर वही बी पार्ट के कहता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने से 1 साल तक का है, तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 2 month का होगा। और जो थर्ड है वो कह रहा है कि 1 year से ज़्यादा का है ना, इम्प्रिजनमेंट 1 year से ज़्यादा का, उस कंडीशन में 3 month का ही जो वो होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 12 जो है वो लिमिट बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। वो लिमिट क्या बताता है गाइज, देखो, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी, जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को,
ठीक है, याद रखना ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाएगा। 12 जो कहता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट सेल इन नो केस एक्सीड, इन नो केस लिखा ना, सेल वर्ड पे याद रखना, सेल वो ज़्यादा नहीं जाएगा, इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब कितना कितना भुगतेगा, 14 दिन का एक बार में ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाएगा, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed, अगर imprisonment award किया गया है कितना, अगर जाता है कितना, shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in a 1 month। अगर 3 महीने का सपोज करो, ऊपर वाले में क्या दिखा है, अगर 6 महीने का है तो उस कंडीशन में, या फिर 9 केसेस के अंदर 14 दिन का जाएगा, 14 दिन का वो एट अ वन टाइम के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। लेकिन अगर पनिशमेंट कितना दिया जा रहा है, अवॉर्ड किया जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट कितना अवॉर्ड 3 मंथ्स के लिए दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज एट अ वन टाइम। तो उस 3 महीने के अंदर 7 दिन के लिए जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के, और उससे ज़्यादा का है तब वो 14 दिन के लिए जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे पूरा लिमिट बताता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। 14 दिन का 9 केसेस में, जहाँ पे कि 3 महीने से ज़्यादा का अगर उसको पनिशमेंट हो रहा है तो वहाँ पे 14 दिन एट अ वन टाइम, एक बार में 14 दिन ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा। अगर 3 महीने तक का कोई उसको पनिशमेंट मिला है एक्सीड 3 मंथ्स, देन उस कंडीशन में 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं है तो उस कंडीशन में आपको 7 दिन एट अ टाइम, मतलब 7 दिन का जाके वो अपना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काटेगा। सेक्शन 13 जो है एनहेंसमेंट पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। देखो जो नया वाला BNS है, BNS के अंदर काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे सेक्शन में एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करी गई है। अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के अंदर तो उसको कंसिडर करके उसको पनिशमेंट को एनहेंस कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 13 एनहेंसमेंट पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। हूएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन इंडिया, उसको कन्विक्ट किया गया है किसी पर्सन को, कोर्ट ने क्या करा है, कन्विक्ट करा है ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 किसका, BNS का चैप्टर 10, और स्पेसिफिक चैप्टर 17 जो कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, और चैप्टर 10 है आई थिंक कॉइन्स से रिलेटेड है, कॉइन्स। उन दो के ऑफेंसेस को यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया। अगर उन दोनों ऑफेंसेस या उन दोनों चैप्टर्स में कोई ऑफेंस कमिट करता है, दिस संहिता विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म 3 years और अपवर्ड्स shall guilty of any offence punishable under either of those chapter with the like imprisonment for a like term shall be subjected for every such subsequent offences। subsequent मतलब बाद में, अगर कोई ऑफेंस एक बार उसको पनिश कर दिया कोर्ट ने, फिर बाद में उसने दूसरा पनिश कर दिया ना, ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। दूसरा वाला क्या है कि जो ऑफेंस था वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ था, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। तो कितना जा सकता है, अगर प्रीवियसली कन्विक्ट कर दिया गया है एक ऑफेंस में, फिर दूसरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस में कर दिया, तो वो कितना जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर या फिर 10 साल तक, दोनों में से किसी की भारतीय कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, याद रखना ही इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट मतलब एक बार प्रीवियसली कन्विक्टेड है, फिर जाके उसने कुछ दिन के बाहर था, फिर दूसरा ऑफेंस कमिट कर दिया, वो कैसे है कि जिसका पनिशमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ है ना, फॉर टाइम शैल बी सब्जेक्टेड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन और टर्म। आई होप आपको पनिशमेंट के ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। अगर गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर वीडियोस में हम उसके BNS के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद द जनरल एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, PT पेपर, मेंस पेपर एवरी टाइम वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक यू।